Good morning, student. Good morning, all of you. Have a nice day. कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से आ जाइए हमारे स्टूडेंट्स, हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की 6:30 से क्लास भी होती है, बहुत की 6 बजे से होती है। ठीक है, तो हम आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? कल की क्लास में मैंने कहा था कि हमारी संवाद सेतु का एक पार्ट पूरा हो गया था, समाचार लेखन, और दूसरा पार्ट हमने कल की क्लास में प्रारंभ कर दिया था जो आधा हो गया था। तो जरा बताइए, देखें हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कल कि फीचर की परिभाषा क्या होती है, फीचर किसे कहते हैं, शब्द चित्र होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रमुख फीचर 14 प्रकार के फीचर हमने पढ़े थे। उसके बाद में हमने फीचर के क्या क्या तत्व होते हैं, फीचर का निर्माण कैसे होता है, हमने वह भी पढ़ा। और उसके बाद में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आ चुका है, क्या था, फीचर और लेख में क्या अंतर होता है, ये हम कल तक पढ़ चुके थे। ठीक है, जिसमें से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके थे। कौन सा? एक तो फीचर किसे कहते हैं और 4 प्रकार के फीचर का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं कभी भी पेपर उठा के कि मैं एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि नहीं आया एग्जाम में, फिर भी मैं झूठ ही आपके सामने मिथ्या तथ्य रख रही हूँ। दूसरा जो प्रश्न है, फीचर और लेख में क्या अंतर होता है, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आज हम जो शेष हमारा आधा पार्ट बचा हुआ है वह पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से भी एक प्रश्न 2018 में पूछा था। 2018 आरबीएसई बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था, क्या कि संपादकीय जो आज हम पढ़ेंगे कि जो संपादकीय जो पाठक पीठ वाला स्तंभ होता है, वह लिखते समय किन किन संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आज की क्लास में हम इस पाठ को समाप्त करते हैं, और ये पाठ समाप्त होते हमारे कितने पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 2 पार्ट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर नए क्लास का नोटिफिकेशन, हर इम्पोर्टेंट सूचना का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर क्लास को आप पढ़ चुकें। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम तो 100% होगा। ठीक है, तो हम घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करें। इसी आशा के साथ आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार शेयर कर दीजिए सबको, ताकि जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा, अभी नहीं तो बाद में, क्योंकि अभी मेरा जो पूरा ध्यान है आपकी क्लास पे होगा। आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना, आपको अच्छे से समझाना, यही मेरा उद्देश्य है कि क्लास पढ़ने के बाद में आपको कोई समस्या ना रहे। तो चले हम क्लास प्रारंभ करते हैं। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कोई समस्या नहीं रहेगी और एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे? श्रव्य और दृश्य माध्यमों के फीचर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और श्रव्य माध्यम क्या होता है आप जानते हैं, रेडियो होता है। ठीक है, रेडियो क्या होता है? श्रव्य माध्यम होता है, तो इसके फीचर रेडियो फीचर कहलाते हैं। और श्रव्य दृश्य माध्यम क्या होता है? टेलीविज़न होता है, जो टेलीविज़न फीचर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे संपादकीय और उसके बाद होगा पाठक पीठ, और हमारा जो पाठ है वो कंप्लीट हो जाएगा। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं सभी? ओके, चलिए देखिए, ये कुछ 2 बिंदु तो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, क्योंकि इनको लिखने में समय लगता है और इस क्लास को बाद में भी बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे, तो वो भी बिल्कुल आराम से पढ़ सकें, कोई समस्या ना हो। देखिए, पहला बिंदु रेडियो फीचर। रेडियो फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए रेडियो फीचर में क्या क्या होता है वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, रेडियो के श्रोताओं को खबरों के आगे की जानकारी देने के लिए रेडियो फीचर लिखा जाता है। खबरें या समाचार,
पत्र पत्रिकाओं में आते हैं, टेलीविज़न पर भी आते हैं, रेडियो में भी आते हैं। ये हम जो माध्यम हमारा पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट समाचार लेखन, तो हमने पढ़ा था उसमें रेडियो पर समाचार किस प्रकार से आते हैं, पता था, बताया था कि वो श्रव्य माध्यम है। तो उन खबरों के आगे की, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, फीचर की जब परिभाषा पढ़ाई थी तो आपको कहा था ना कि जहाँ समाचारों का काम समाप्त हो जाता है वहाँ फीचर का काम प्रारंभ होता है। समाचारों का काम होता है सूचना देना, जानकारी देना, लेकिन फीचर का काम होता है उस समाचार या सूचना के तह तक जाना, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, उसका दी एंड कहाँ पर हुआ, संपूर्ण जानकारी कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करना ही फीचर होता है। ओके, तो वही चीज़ रेडियो के लिए है कि रेडियो के समाचार जहाँ से समाप्त होते हैं उन समाचारों के आगे की जानकारी श्रोताओं को देना ही क्या है, रेडियो फीचर कहलाता है। पहली विशेषता समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सरल है। दूसरी देखिए, इसमें कल्पनाशीलता, तथ्य घटना का विवरण, मतलब कल्पनाशीलता तो होती ही है तभी तो रोचकता होगी। मैंने कहा था ना फीचर के अंदर जो लेखक होता है उसके खुद के विचार भी होते हैं, उसकी खुद की कल्पना भी होती है कि ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, वो कोई ऑप्शन भी रख सकता है कि ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कल्पनाशीलता, तथ्य घटना का विवरण, जो तथ्य या घटना उस फीचर में आ रही है उसका पूरा विवरण होता है, लोगों के विचार होते हैं तथा उनकी रोचक प्रतिक्रियाएं होती है। समझ में आ गया, ये क्या होता है रेडियो फीचर के अंदर, कल्पनाशीलता होती है, जो तथ्य या घटना को लेकर फीचर लिखा जा रहा है उस पर लोगों के विचार तथा उनकी प्रतिक्रियाएं रोचक तरीके से प्रस्तुत की जाती है। किस तरीके से, रोचक तरीके से। हमने लेख और फीचर में अंतर देखा था कि फीचर में रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि लेख गंभीर अध्ययन होता है, जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है। समझ में आ गया इतना। अगला बिंदु देखें, अगला बिंदु जो है तीसरा बिंदु हम देखते हैं इसका। तो आपको पता है कि जो रेडियो फीचर होता है ना उसमें जो श्रोता होते हैं, क्योंकि श्रव्य माध्यम है, कैसा माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, तो श्रव्य माध्यम होने के कारण हम क्या होंगे, श्रोता होंगे। दर्शक तो हो नहीं सकते, देखेंगे क्या उसमें, तो ये क्या होता है, श्रोता न तो देख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। क्या होता है इसमें, हम सिर्फ श्रोता होते हैं। तो श्रोता इस फीचर को देख, कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो देख और सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा जो होता है कि यह किन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो क्या कर सकते हैं, जो शब्दों को पढ़ नहीं सकते। जो शब्दों को पढ़ नहीं सकते का मतलब क्या हुआ, जो शब्दों को पढ़ नहीं सकता वह तबका भी इस फीचर का आनंद ले सकता। अर्थात क्या हुआ, निरक्षर, जो निरक्षर लोग पढ़ नहीं सकते, निरक्षर लोगों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, तो आनंद ले सकते हैं और बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और इसकी एक जो अंतिम विशेषता है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि इसमें संगीत और ध्वनियों का, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ओके, संगीत और ध्वनियों का अतिरिक्त प्रभाव आ गया समझ में। देखिए इसमें क्या होता है, संगीत और ध्वनियाँ। मैंने जब आपको रेडियो पढ़ाया था तब बताया था कि रेडियो में ध्वनियाँ ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो श्रव्य माध्यम है। जैसे वर्षा हो रही है तो उसकी टिप टिप की आवाज़, बाढ़ की आवाज़, बाढ़ आ रही है तो वो ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, तो जैसे कोई समारोह हो रहा है जिसके अंदर क्या चल रहा है, गाने चल रहे हैं या कोई रैली निकल रही है तो नारों की आवाज़ सुनाई देगी। तो क्या होता है कि ध्वनियों और संगीत का अतिरिक्त प्रभाव रेडियो फीचर की विशेषता होती है। तो रेडियो फीचर आप देख चुके हैं। ठीक है, जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर अब हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, टेलीविज़न फीचर। क्या पढ़ेंगे, टेलीविज़न फीचर। इसको मैं मिटा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, कंपैरिजन से याद रहता है। तो हम टेलीविज़न फीचर के अंदर बताइए पहली चीज़ क्या होगी,
क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेलीविज़न फीचर। तो जैसे ये श्रव्य माध्यम है तो ये कौन सा माध्यम है? दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होगी कि इसमें क्या होते हैं? ये तो आप लिख ही सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है ना कि श्रव्य दृश्य माध्यम है, आप लिख सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि इसमें शब्द और चित्र, शब्द और चित्र दोनों होते हैं, शब्द और चित्र दोनों होते हैं, ठीक है। तथा साथ में और क्या होता है? साथ में इसमें संगीत और ध्वनियाँ भी होती है, क्योंकि दृश्य माध्यम भी है और श्रव्य माध्यम भी है। इसमें संगीत तथा ध्वनियाँ भी होती है, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद अगली इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता होती है वह क्या होती है? वह देखिए, इसकी सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे क्या बनाती है? इसे विशिष्ट बनाती है, विशिष्ट बनाती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या हो गई? ये चीज़ होने के कारण इसकी सबसे बड़ी खूबी हो गई कि इसमें दर्शकों को बांधने की क्षमता होती है। बांधने का मतलब रस्सी से बांधना नहीं होता है, बांधने का मतलब जानते हो ना, जोड़ कर रखने की क्षमता, बांधने की क्षमता होती है, ठीक है। और जो अगली एक और विशेषता है वो क्या होगी स्टूडेंट्स? दर्शक इसे देख सकते हैं, सुनकर, देखेंगे और सुनेंगे तो फिर क्या होगा? महसूस करेंगे, देखकर, सुनकर तथा महसूस कर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। ये हो गया हमारा श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए लेखन। ओके, हो गया। देखिए इसमें आप रेडियो में आपको बता चुकी हूँ, अब आप टेलीविज़न देख लीजिए। इधर टेलीविज़न में क्या होता है? इसमें शब्द तथा चित्र दोनों होते हैं। इधर क्या था? चित्र नहीं थे ना, सिर्फ शब्द होते हैं और ध्वनियाँ होती है। ये हमने चीज़ देख ली, लेकिन इसमें शब्द और चित्र दोनों होते हैं। आई होप इसको आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप जानते हैं कि शब्द भी होते हैं और चित्र भी होते हैं, क्योंकि ये टेलीविज़न है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, ठीक है। उसके बाद देखिए संगीत और ध्वनियाँ भी होती है इसमें, क्योंकि श्रव्य माध्यम रेडियो था तो ये चीज़ तो रेडियो में भी थी, लेकिन ये तो दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम है, तो रेडियो वाली विशेषता तो उसमें ऑलरेडी होगी पहले से, ठीक है। और अलग विशेषता क्या आ गई? चित्र आ गए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जो इसके लिए था वही इसके लिए भी है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक समस्या। फिर देखिए इसकी सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे विशिष्ट बनाती है। ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सजीवता, मैंने आपको पहले भी एक क्लास में कहा था कि जैसे आप चित्तौड़गढ़ है, लाल किला है, कोई भी चीज़ देख लीजिए, आप उसको उसको वहाँ पर जाकर देख कर आएंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में, आपके दिल में हमेशा स्थायी होगी। आप और उसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जिस चीज़ के बारे में जानते हैं, जिसमें आपकी रुचि होती है, उसको आप कितने अच्छे से उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो क्या होता है कि दृश्य माध्यम होने के कारण इसमें सजीवता होती है, ठीक है। और इसकी जो दृश्यात्मकता होती है, इस कारण ये इसे विशिष्ट बनाती है, क्योंकि रेडियो से सिर्फ हम सुन सकते हैं। यहाँ दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि रेडियो और टेलीविज़न में से ज़्यादा आकर्षक
जो दर्शकों को बांध कर रखता है वो टेलीविज़न होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें सजीवता होती है, उसमें दृश्यात्मकता होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बिंदु जुड़ा हुआ है, तो इससे ही अपने आप समझ में आ गया कि दर्शकों को बांध कर रखने की क्षमता होती है। हम सिर्फ सुनते ही सुनते हैं ना, गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने की चीज़ सुनने के लिए कह दो तो हम बोर हो जाते हैं, किताब से पढ़ने के लिए कहो तो भी हम बोर होते हैं, लेकिन जो चीज़ हम सामने देखते हैं तो हमको वो बहुत अच्छी लगती है, हमको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो ये खूबी किसकी है, ये खूबी है टेलीविज़न की। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, दर्शक इसे देख सकते हैं, सुनकर तथा महसूस कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी समस्या है। ये प्रश्न आए तो आप आज के बाद में बिना पढ़े ही कर सकते हैं, इतना सरल है। तो चले हम आगे की ओर चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब तक मैं इसको रफ कर रही हूँ, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग तब तक अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ताकि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो अध्ययन कर सकें। आपके लिए हम ये क्लास लेकर आते हैं, आपके लिए हम इतनी मेहनत करके आते हैं, तो आप कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए आपके शेयर करने से कितने स्टूडेंट्स और बढ़ जाते हैं। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे संपादकीय, जो मैं पिछली क्लासों में भी आपको अखबार लाके दिखा चुकी हूँ कि संपादकीय क्या होता है। अब संपादकीय के बारे में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अभी पूछा जाता है संपादकीय क्या होता है, संपादकीय के गुण क्या क्या होते हैं, संपादकीय किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो चले हम आगे की ओर, चलो चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं संपादकीय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे इसमें क्या होता है, देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम अब, संपादकीय। ठीक है, क्या होता है संपादकीय। संपादकीय हम किसको कहते हैं, समाचार पृष्ठ में एक जो पेज प्रकाशित होता है, ठीक है, उसके अंदर देखो संपादकीय की परिभाषा होती है कि किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र का चिंतन व दृष्टिकोण, समाचार पत्र का चिंतन व दृष्टिकोण संपादकीय कहलाता है। किसका होता है, समाचार पत्र का चिंतन व दृष्टिकोण होता है। तो देखिए, और किस पर होता है, किसी ज्वलंत मुद्दे पर होता है, किसी ज्वलंत घटना या क्या हो सकता है, कोई मुद्दा हो सकता है, मुद्दे पर समाचार पत्र का। अब आप सोच रहे होंगे समाचार पत्र तो निर्जीव है, उसका क्या दृष्टिकोण होता है, तो वो संपादक होता है, उसका दृष्टिकोण होता है। ठीक है, समाचार पत्र का चिंतन व दृष्टिकोण क्या कहलाता है, चिंतन व दृष्टिकोण संपादकीय कहलाता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करने से फायदा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्टेज होता है लिखने से। किसी ज्वलंत घटना या मुद्दे पर समाचार पत्र का चिंतन व दृष्टिकोण ही संपादकीय कहलाता है। लेकिन होता क्या है इसमें क्या होता है कि ये घटनाओं या मुद्दों को पाठक के समक्ष तार्किक ढंग से प्रस्तुत कर उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देता है, इसलिए संपादकीय लिखा जाता है। किस लिए लिखा जाता है, पाठकों को सोचने
के लिए बाध्य कर देता है, यानी वो अपने मन से, संपादकीय ऐसे लिखा जाता है कि वो अपने मन से विवश हो जाते हैं उस पर सोचने के लिए, पाठकों को सोचने के लिए बाध्य कर देता है। समझ में आया कि उसमें मुद्दों को पाठकों के समक्ष इस प्रकार से, इस तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वो अपने आप इस पर सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। फिर ये कहाँ पर प्रकाशित होता है? समाचार पत्र के बीच के पृष्ठ में प्रकाशित होता है। ठीक है। अब कुछ सोच रहे होंगे पहले नहीं होता है क्या? कभी कभी पहले भी होता है। जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है ना, तो जो हमारा पहला पृष्ठ है उसमें देखना, जो पहला पृष्ठ है जहाँ समाचार आते हैं वहाँ इस प्रकार से कॉलम बना हुआ आता है और यहाँ लिखा होता है संपादकीय, और उसका शेष हिस्सा, जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो तो उसका शेष विश्लेषण, जैसे धारा 370 जम्मू कश्मीर का मामला था, ठीक है, तो उस समय जो संपादकीय आया था, या ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, जैसे राम मंदिर वाला था, कोविड-19 का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो ऐसे जो सबसे पहला वाला पृष्ठ है यहाँ पर भी प्रकाशित होता है और शेष अगले पृष्ठ पर करके अगले 20 के पृष्ठ में भी विस्तार पूर्वक प्रकाशित होता है। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैंने अभी क्या कहा था, संपादकीय किसे कहते हैं, ऐसे नहीं पूछिए, कैसे पूछ लेते हैं, पंक्ति ये दे देते हैं, संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछते हैं, समाचार पत्र की आत्मा किसे कहा गया है और क्यों? तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब आत्मा क्यों है, इसका आंसर वही ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना जो कि सार्वजनिक महत्व का होती है उसके ऊपर समाचार पत्र का चिंतन या दृष्टिकोण होता है। आत्मा, जब मनुष्य सोचता है तो अपनी आत्मा से सोचता है, ठीक है, आत्मा से सोचता है तो उसके ऊपर उसका बहुत गहरा मंथन होता है। एक तो हम दिमाग से, एक कहते हैं दिल से। जब हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता है तो हमें क्या कहा जाता है अक्सर, कि अपने दिल से सोचिए, ठीक है, क्योंकि वह गहन मंथन करता है, सोचता है, विचारता है और फिर हमें कुछ करने का संकेत देता है। तो ठीक इसी प्रकार से समाचार पत्र का चिंतन या दृष्टिकोण होता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर लिखा जाता है, गहन विश्लेषण, आत्मचिंतन, मंथन के बाद लिखा जाता है, इसलिए इसे समाचार पत्र की आत्मा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्या होता है, संपादकीय अपने विचार तो व्यक्त करता ही है, संपादक अपने विचार व्यक्त करता है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या होता है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारी आवाज है, पाठकों की आवाज लगता है। ठीक है, संपादक इसे लिखता जरूर है, लेकिन इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये हम सबको लगता है ये मैं भी हो सकता हूँ, ये मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि समाचार पत्र हमारे लिए लिखे जाते हैं, समस्त देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संपादक जो अखबार निकालते हैं, जो समाचार लेकर आते हैं, वो पाठक की रुचियों को बखूबी जानते हैं, वो जनता के धरातल पर उतरकर सोचते हैं कि जनता इस विषय के बारे में क्या सोचती होगी। तो पाठक की इसमें, संपादक की इसमें विचार जरूर होते हैं, लेकिन वो हमको देखने पर लगता है कि ये हमारे विचार भी हो सकते हैं। आ गया बात समझ में? तो ये क्या लगता है, पाठक की आवाज़ लगता है। और दूसरी चीज़ ये है, इसका एक अंतिम बिंदु है कि ये एक स्वतंत्र विधा है। क्या है? ये एक स्वतंत्र विधा है, इसको किसी नियम या सिद्धांत में नहीं बांधा जा सकता है। तो क्या इसको लिखने की जरूरत है? स्वतंत्र विधा है, इसको किसी नियम या सिद्धांत में नहीं बांधा जा सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए, इसके अलावा जो संपादकीय पर प्रश्न पूछते हैं, डस्टर कहाँ हमारा, वो क्या पूछते हैं कि श्रेष्ठ संपादकीय के गुण कौन कौन से होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अब तक। श्रेष्ठ संपादकीय के गुण देखते हैं हम।
एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समाचार पत्र की आत्मा किसे कहते हैं और एक श्रेष्ठ संपादकीय के गुण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक श्रेष्ठ संपादकीय के गुण क्या क्या होते हैं। गुण, श्रेष्ठ संपादकीय के गुण पढ़ रहे हैं हम, तो क्या हो सकता है, वस्तुनिष्ठता, एक श्रेष्ठ संपादकीय में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, तथ्यों का सही से विश्लेषण होना चाहिए, सटीक तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। निर्भीकता, पहले सभी बिंदु लिख लेते हैं फिर देख लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वैसे तो आपको देखते ही समझ में आएगा। अगला क्या है, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, अगला बिंदु है मार्गदर्शन। ठीक है, उसके बाद में अगला है सुझाव। ठीक है, उसके बाद में है आलोचना, निष्पक्षता, और क्या क्या हो सकता है एक श्रेष्ठ संपादकीय में। आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक संपादक को लिखते समय कैसा होना चाहिए, वो सारे गुण, रटने की जरूरत नहीं है। एक अखबार लिखने वाले को कैसा होना चाहिए वही सारे गुण इसमें है, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला बिंदु क्या है, विचारोत्तेजक, उसके बाद में क्या हो सकता है, भावुकता, बौद्धिकता, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। उत्साह है, ठीक है, मार्गदर्शन हो गया। ओके, तो देखिए एक जो अच्छा संपादकीय होता है इसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठता आपको बता चुकी हूँ। निर्भीकता, संपादकीय वही लिख सकता है जो निर्भीक होता है। यदि हम किसी के डर या भय के मारे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे, सही चीज़ों को छुपा देंगे। तो एक अच्छे संपादकीय के गुण होते हैं कि वो निर्भीक होकर उसे लिखना चाहिए। किसी के भय या दबाव के साथ यदि हम कुछ लिखेंगे तो बिल्कुल वो एक पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होगा। दूरदर्शिता, संपादकीय जो लिखा जाता है एक दूरदर्शी सोच को लेकर लिखा जाता है। ठीक है, दूरदर्शी सोच, जैसे जिसको हम चाणक्य नीति कहते हैं कि आज की, हमने क्या कहा था, संपादकीय ज्वलंत मुद्दे या घटना पर लिखा जरूर जाता है। ठीक है, लिखा जाता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं यह सोचकर। जैसे हमारी सरकार के द्वारा कोई नीति या नियम बनाया जाता है, क्या वो सिर्फ आज के लिए है, वो आगामी, उसके आगामी परिणाम भी तो कुछ हो सकते हैं। तो यदि वो कुछ गलत उसने किया है और जनता ये देखती है कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होंगे, तो संपादकीय लिखा जाता है संपादक के द्वारा, क्योंकि वह जनता की आवाज़ होता है। तो वह उसके दूरगामी परिणाम भी बताएगा कि आज जो बनाया गया है ना, वो आगे किस प्रकार से लाभदायी या घातक सिद्ध हो सकता है, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो समझ में आ गया दूरदर्शिता। उसके बाद में मार्गदर्शन। जब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ था ना, उस समय इतना कन्फ्यूज़न था उसको लेकर कि हमको उसके बारे में सारी जानकारी है भी नहीं, फिर भी हम बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। यह तो एक मुद्दा बताया मैंने आपको, जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, फिर भी हमारे जो भाई हैं मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी उसका विरोध किया गया था, जबकि वो मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना हितकारी है। उनकी ज़िंदगी जो नर्क के समान बन गई थी, वहाँ उनकी जगह खड़े होकर सोचना चाहिए कि उस महिला को कैसा लगता होगा जिसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है, अच्छी होती है, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं होती है, हम उसका विरोध करते हैं। तो उस समय संपादकीय लिखा जाता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से सोचना चाहिए, इसके ये परिणाम होते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस प्रकार से है। तो ऐसी जानकारी
लाने के लिए ये मार्गदर्शक का काम करता है। किसका काम करता है? मार्गदर्शक का काम करता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, हमें सही मार्ग भी दिखाता है। अगला देखिए, सुझाव। समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ हमें कभी कभी समझ में नहीं आती है तो हम अपने पड़ोसी से भी तो सुझाव लेते हैं कि अपनी राय देना, अपने विचार व्यक्त करना, तो ये भी सुझाव देता है कि ये ऐसा हो सकता है। देखिए, संपादकीय लिख दिया, इसका तात्पर्य ये थोड़ी होता है कि हमको बाध्य कर दिया, नहीं आपको मानना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या कि संपादकीय ने जो लिख दिया वो लोहे की लकीर होती है और हमको उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तानाशाही थोड़ी है कोई। संपादकीय लिखा जाता है वह सिर्फ क्या करता है, हमको सुझाव देता है, उसको मानना या न मानना वह सरकार को भी सुझाव देता है, उसको मानना न मानना उसका काम होता है। किसी संगठन के ऊपर लिखा जाता है तो उसको भी सुझाव देता है और कभी कभी जनता को भी सुझाव देता है। सिर्फ सुझाव होते हैं, उनको मानना या न मानना, अप्लाई करना या नहीं करना, ये जिसके लिए लिखा जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इतना समझ में आ गया। फिर देखिए, आलोचना। ठीक है, जो सही और गलत दोनों के फ़र्क को समझाता है हमें, और यदि गलत है तो उसकी आलोचना भी करता है कि नहीं ये गलत है तो ये गलत ही है, आप इसको सही सिद्ध नहीं कर सकते। निष्पक्षता, ये तो सबसे बड़ी कसौटी है पत्रकारिता की। ठीक है, निष्पक्षता, निष्पक्ष नहीं होती है वह पत्रकारिता ही किस काम की है? पत्रकारिता लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहलाती है, तो पत्रकारिता का निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। संपादक का, देखिए हमने क्या कहा था, संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा होता है और वह जनता की राय से मिलता जुलता होता है, तो संपादक को बहुत ज़रूरी है कि वह निष्पक्ष हो। यदि किसी वह लालच में, स्वार्थ में, पैसे के दबाव में, राजनीतिक दबाव में किसी एक पार्टी का समर्थन करता है, समर्थन भी ना करता है, तो वह पार्टी गलत होती है, फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं छापता है, कुछ नहीं लिखता है, और दूसरी पार्टी को ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाता है, उसकी आलोचना की जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं ना, उसमें एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो घुमा फिरा के उसी को दिखाया जाता है, जैसे पूरे देश में और तो कोई मुद्दा ही नहीं होता है ना ऐसा? यस नो बताइए, आप आंसर दीजिए। आप भी देखते हैं, मुझसे ज़्यादा देखते हैं, जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो पीछे ही पड़ जाते हैं, जैसे और तो कोई मुद्दा ही नहीं है देश में। तो निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यकता है। यदि मीडिया बिक गई तो फिर देश का क्या होगा? फिर देश का कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मीडिया का, पत्रकारिता का निष्पक्ष होना नितांत आवश्यक है। विचारोत्तेजक, विचारोत्तेजक कैसे होता है? मैंने कहा था ना, जब आपको संपादकीय की भी परिभाषा बताई थी कि संपादकीय क्या होता है कि वह ज्वलंत मुद्दे या घटना पर विचार तो व्यक्त करता ही है, लेकिन साथ में क्या करता है? साथ में एक ऐसी बहस छोड़ देता है, ऐसे विचारों को जन्म देता है कि लोगों के मन मस्तिष्क को झकझोर देता है, उन्हें कुछ नया सोचने के लिए बाध्य कर देता है, उनके विचारों में उत्तेजना पैदा कर देता है, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। वही एक अच्छा संपादकीय होता है। अभी आप संपादकीय के आगे प्रकार देखेंगे ना, 2 प्रकार के होते हैं, सूचनात्मक और बहस। तो ये गुण किसमें होता है? बहस पर आधारित संपादकीय का एक गुण होता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। भावुकता और उत्साह, संपादकीय हमारा उत्साहवर्धन भी करता है। ठीक है, हम कहते हैं ना किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, तो ठीक वैसे ही संपादकीय होता है, वह हमें मोटिवेशन देता है, हमारा उत्साहवर्धन करता है। भावुकता का मतलब आप जानते होंगे कि इसमें जनता की भावनाएं और रुचियां जुड़ी हुई होती है, अतः इसमें भावुकता का समावेश भी होना चाहिए। तो आपने एक अच्छे संपादकीय के गुण देख लिए, वस्तुनिष्ठता, निर्भीकता, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन, सुझाव, आलोचना, निष्पक्षता, विचारोत्तेजक, भावुकता और उत्साह। आई होप इतने में आपको कोई समस्या नहीं होंगी। चले हम आगे की ओर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं संपादकीय के प्रकार। अभी बताया था ना मैंने, संपादकीय 2 प्रकार के होते हैं, सूचना आधारित संपादकीय और बहस आधारित संपादकीय। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए, संपादकीय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सूचनात्मक संपादकीय होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? बहस आधारित।
देखो हमारे YouTube चैनल से जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने, कुछ स्टूडेंट्स हमारे इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने काम करके उसका जो है स्क्रीन जो फ़ोटो लेकर कॉपी में उन्होंने काम किया और मेरे पास भेजा कि मैडम इस प्रकार से लिखना चाहिए क्या, तो उसमें कुछ मिस्टेक आ रही थी। आप पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लास्ट में मैं बताऊंगी कि प्रश्नों के उत्तर आपको किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्लास के अंत में बताने वाली हूँ, इसलिए आप पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक सुने। यदि आपने उस चीज़ को मिस कर दिया, उस बात को नहीं सुना, तो आप अपना बहुत सारा नुकसान करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक होता है सूचनात्मक संपादकीय और एक होता है बहस आधारित संपादकीय। सूचनात्मक जो संपादकीय होता है उसका कार्य होता है, जैसा नाम है इसका वैसा ही कार्य होता है कि इसका कार्य क्या होता है, समस्या का वर्णन और विश्लेषण करना। समस्या का वर्णन व विश्लेषण। ठीक है, वर्णन व विश्लेषण करना, सूचना देना। जैसे इसमें किस प्रकार की घटनाएं आती है, सामान्यतः इसमें आती है भूकंप, बाढ़, ठीक है, और क्या हो सकता है, अकाल। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, देखिए इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है, अभी आ जाएगा। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इन अकाल जैसी समस्याओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना, जिससे कि क्या हो, पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उन्हें सचेत किया जा सके, और सचेत करना प्लस क्या होता है, राहत हेतु प्रेरित करना, राहत हेतु प्रेरित करना, और क्या हो सकता है, कर्तव्य बोध का एहसास कराना, बोध का एहसास। देखिए सूचनात्मक जो संपादकीय होता है, कोई घटना हमारे देश में घटित हो रही है, ठीक है, कोई समस्या या घटना पर ही संपादकीय लिखे जाते हैं। तो जैसे कोई समस्या है, ये तो XYZ एक एग्जाम्पल है कि भूकंप है, बाढ़ है, अकाल है, ऐसी कोई भी समस्या, जैसे कोविड-19 की समस्या भी आई रही है, तो ऐसी समस्याएं जब हो जाती है तो उसको पाठकों के समक्ष उजागर करना यानी उसके माध्यम से सचेत करना तथा साथ में क्या करना, राहत हेतु प्रेरित करना और कर्तव्य बोध का एहसास कराना। कैसे, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, कोविड-19 कोई भी समस्या होती है तो संपादकीय के माध्यम से, ये टीवी चैनल में भी होता है, जो हमारे न्यूज़ चैनल होते हैं उनमें भी होता है, और समाचार पत्रों में होता है कि उसमें ये कहा जाता है कि इस फंड का निर्माण किया जा रहा है, या फिर जैसे कहीं पर बाढ़ आ रही है तो संपादकीय के माध्यम से वहाँ के लोगों को सूचना दी जाती है, आपको किस प्रकार से सचेत रहना है वो भी बताया जाता है, साथ में उन्हें प्रेरित किया जाता है। उसमें इस प्रकार से लिखा जाता है कि जनता प्रेरणा ले कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, और ऐसा होता है या नहीं होता है। राहत कोष बनते हैं जिसमें हम भी क्या करते हैं, जनता से जो सहयोग होता है, जो उससे सामाजिक आर्थिक जिस प्रकार का सहयोग होता है वो सहयोग करती है, और एक को बचाने के लिए 4-4 हाथ आगे आ जाते हैं, संबल मिलता है, सहारा मिलता है, देश एकजुट एकता के सूत्र में बंध जाता है। कोविड-19 जब शुरू हुआ था, ये बीमारी जब शुरू हुई थी, आपको पता है ये महामारी, तो सरकार तो प्रयास कर रही थी, लेकिन जनता ने कितने प्रयास किए थे, कितना धन एक सामान्य व्यक्ति से लेकर सबने कोरोना कोष के अंदर, प्रधानमंत्री राहत कोष में या मुख्यमंत्री राहत कोष में, जिला कलेक्टर कोष में, जो कोष बने थे, जनता ने उसमें आर्थिक सहयोग दिया था, सामाजिक सहयोग भी दिया है, सार्वजनिक सहयोग भी, अपने जगह भी उपलब्ध कराएं, स्थान भी उपलब्ध कराएं, पैसा भी दिया है। तो ऐसी कोई भी समस्या आती है तो देश एकजुट हो जाता है। तो ये कैसा होता है, इसमें क्या होता है, समस्या का वर्णन विश्लेषण किया जाता है, और क्या किया जाता है, इसमें सचेत किया जाता है। सचेत करने के साथ प्रेरणा दी जाती है कि हम इस प्रकार के, हमें हमारे कर्तव्य बोध का एहसास हो जाता है उसको पढ़कर
कि हम भारत के नागरिक हैं, इस नाते हमारा ये उत्तरदायित्व है कि ऐसे समय में हम हमारे देश के कंधे से कंधा मिलाकर चले, हमारे देश का सहयोग करें। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं कि सूचनात्मक संपादकीय कैसा होता है। तो दूसरा देखते हैं, किसी मुद्दे पर बहस आधारित संपादकीय। इसमें क्या होता है, किसी मुद्दे या घटना पर क्या होता है, घटना के पक्ष या विपक्ष में विचार रखना। क्या होता है, घटना के पक्ष या विपक्ष में विचार रखना। और ऐसा करके क्या किया जाता है, ऐसा करके जो संपादक होता है एक विचार को प्रतिस्थापित कर पाठकों के बीच में एक वैचारिक बहस छोड़ देता है। क्या होती है पाठकों के बीच में, संपादक एक विचार रख करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, पाठकों के बीच वैचारिक बहस को जन्म देता है। बहस आधारित जो संपादकीय होता है उसमें क्या होता है कि किसी मुद्दे या घटना के जो संपादकीय होता है या तो उसका समर्थन कर देता है, ठीक है, या तो पूरा समर्थन कर देता है कि ये सही है, या फिर कर देता है उसका विरोध कर देता है पूरी तरीके से कि ये बिल्कुल गलत है। और जब किसी भी घटना के या तो पूरा समर्थन कर दो या तो पूरा विरोध कर दो, तो क्या देश में ऐसा संभव है कि एक विचारधारा को मानने वाले सभी लोग हो जाएंगे? यदि समर्थन आप कर रहे हो तो अभी सारी जनता तो समर्थन नहीं करेगी उसका, बिल्कुल भी नहीं करेगी। एक घर के अंदर 10 लोग होते हैं ना, तो उनमें भी कम से कम 4 प्रकार की विचारधारा मिल जाती है। तो हमारा देश तो विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय वाला रंग बिरंगा देश है, अनेकता में एकता वाला देश जरूर है, लेकिन सबके मत एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये जो बहस आधारित संपादकीय, जैसा इसका नाम दिया जा रहा है, इसको लिखा ही इसलिए जाता है कि ये लिखकर संपादक अपने एक विचार को प्रतिस्थापित कर देता है, लेकिन पाठकों के मनोमस्तिष्क में एक नई बहस को, एक नई विचारधारा को जन्म देता है। मैंने पहले भी कहा था ना कि संपादकीय जो होता है वो ऐसा होता है कि पाठक के मनोमस्तिष्क में एक नए विचार को जन्म देता है, ठीक है, तभी तो वो संपादकीय होता है। तो क्या करते हैं, इसके माध्यम से एक नई बहस को जन्म देते हैं। इतना समझ में आ गया? तो हमारी अब थोड़ी सी क्लास और शेष है। एक प्रश्न और बचा हुआ है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2018 में पूछा गया था। बताइए, देखिए रिपीट कीजिए, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, मैं मिटाती हूँ तब तक बताइए क्या बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था ना, पाठक पीठ वाला संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए ना आपने पाठक पीठ अखबार में, कल परसों की क्लास में भी बताया था आपको। कितने बच्चों ने देखी? हमारी क्लास समाप्ति की ओर है। बताइए, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र, ठीक है, ओके। संपादक के नाम पत्र, तो ये क्या होता है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला स्तंभ होता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने
वाला पृष्ठ स्तंभ, ठीक है, ओके। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें पाठकों की ओर से संपादक के नाम लिखे गए पत्र होते हैं। पाठकों की ओर से संपादक को लिखे गए पत्र होते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न क्या आया था कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो संपादकीय जो है पाठक पीठ में अपने पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस विषय को लेकर लिख रहे हो, पत्र लिखते समय क्या करना चाहिए, जिस विषय को लेकर लिख रहे हो, विषय की, उस विषय की उपयोगिता प्रासंगिकता तथा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सामयिकता का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा क्या ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक द्वेष उत्पन्न करना चाहिए। क्या ऐसे पत्र लिखें कि सामाजिक द्वेष उत्पन्न के, बहस बन जाए लोगों के बीच में, सामाजिक द्वेष उत्पन्न करने वाले विषयों से बचना चाहिए। ऐसे विषयों का चयन नहीं करना जो सामाजिक द्वेष उत्पन्न कर दे, सामाजिक द्वेष उत्पन्न करने वाले विषयों से बचना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगला और इसका लास्ट बिंदु क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, स्थानीय समस्याएं, और क्या होता है, सामयिक विषय। ये सामयिक शब्द तो समझ रहे हैं आप, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, सामयिक विषय तथा पत्र में प्रकाशित सामग्री पर टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूं मैं, ठीक है। देखिए, संपादक के नाम जो पत्र लिखते हैं वह क्या होता है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला एक स्तंभ होता है, ये बात आप जानते हैं। आप देख लेना आज अखबार में, पाठकों की ओर से संपादक को लिखे गए पत्र ही क्या कहलाते हैं, संपादकीय पत्र कहलाते हैं। फिर विषय की उपयोगिता, जब ये पत्र आप लिखते हैं ना संपादक के नाम, तो घटना 4 महीने पहले की होती है और उस पर लिखते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। मैंने क्या कहा था, संपादकीय ज्वलंत मुद्दे या घटना पर लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो पत्र लिखे जाते हैं ये विषय की उपयोगिता, यानी जिस विषय पर आप लिख रहे हो वह किस प्रकार से सबके लिए उपयोगी है, क्यों लिख रहे हैं आप, उसकी उपयोगिता, क्या वह तत्काल समय में, तत्कालीन जो समय चल रहा है जब आप ये पत्र भेज रहे हैं उस समय वह प्रासंगिक है या नहीं, ठीक है, वह सब पर लागू होता है या नहीं, और सामयिकता यानी ज्वलंत मुद्दा उस समय का होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए संपादकीय लिखना चाहिए। सामाजिक द्वेष उत्पन्न करने वाले विषयों से बचना चाहिए, ऐसे विषय पर ऐसा कोई पत्र या भाषा का इस्तेमाल ना करें हम जिससे कि एक सामाजिक द्वेष उत्पन्न हो जाए। आप देखते हैं ना कई बार हमारे राजनेता कैसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है, बाद में जनता विरोध करती है कि आप क्या दो, इस्तीफा दो, क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं मुंह से। तो कहते हैं ना, तर्कस से निकला हुआ तीर और मुख से निकली हुई वाणी कभी लौट कर वापस नहीं आती है, इसलिए सोच समझ कर विषयों का चयन करके हमें सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपको कहना चाहती हूँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। हमें वाणी इस प्रकार से बोलना चाहिए कि हम कोयल की तरह सबके हृदय में अपनी जगह बना सकें, अहंकार में होकर नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं उसमें किसी स्थानीय समस्या को लेकर लिखा जा सकता है, उस समय का जो कोई विषय चल रहा है उसको लेकर लिखा जा सकता है, और पत्र में प्रकाशित कोई सामग्री या कोई टिप्पणी आई है तो उसके ऊपर भी आप अपने विचार
लिख सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा संपादकीय कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ना एक चीज़ और है, ठीक है, एक चीज़ और है, वो देख लीजिए आप। वो क्या है कि संपादकीय लिखने के लिए 5 बिंदु है, छोटे छोटे, बस 5 नाम आपको लिखने हैं। जो हम संपादकीय लिखते हैं ना, तो उसके तत्व होते हैं कि उसको किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, उसका एक क्रम निश्चित होता है, ठीक है। संपादकीय का एक क्रम होता है, वो 5 बिंदु हैं जो आप देख लीजिए जल्दी से। तो सबसे पहला बिंदु क्या होता है? सबसे पहला बिंदु होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि संपादकीय लिखने के लिए सबसे पहले तत्व है, ठीक है। पहला बिंदु क्या होता है? विषय सामग्री। क्या होता है पहला बिंदु? क्या होगा? विषय सामग्री। दूसरा बिंदु क्या होता है? दूसरा बिंदु होता है विषयानुकूल सामग्री। तीसरा हमारा जो विषय होता है विषय प्रवेश व विस्तार। और जो चौथा बिंदु होता है विषय का निष्कर्ष, ठीक है। क्या होता है? निष्कर्ष। अंतिम जो बिंदु होता है वह क्या होता है? शीर्षक। देखिए शीर्षक सबसे ऊपर होता है ना, लेकिन यहाँ पर कहाँ आता है? शीर्षक सबसे नीचे आता है। ओके, देखिए ये जल्दी जल्दी में विषय सामग्री, विषयानुकूल नहीं, सामग्री नहीं होती है, ये होता है विषय का चयन, ठीक है। हमारी कला जो कक्षा है अब समाप्ति की ओर है। संपादकीय लिखने के लिए सबसे पहले क्या करता है संपादक? विषय का चयन करता है। तो विषय की चयन के लिए सबसे पहले क्या प्राथमिकता होती है कि विषय में सामयिकता होनी चाहिए। सामयिकता, ये इसकी कसौटी है। सबसे पहले सामयिकता का मतलब होता है कि समसामयिक, जिस समय वो संपादकीय लिखता है उस समय का कोई घटनाक्रम होना चाहिए। आ गया समझ में? उस समय का घटनाक्रम होना चाहिए, उसी के ऊपर संपादकीय लिखा जाता है। विषयानुकूल सामग्री, जैसा विषय होता है उसके अनुकूल सामग्री उसमें होनी चाहिए। तो ऐसी सामग्री के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जो मन में आया वो लिख दिया, वो नहीं होता है। जैसे किसी आर्थिक विषय के ऊपर, जैसे भारत की विदेश नीति के ऊपर उसे संपादकीय लिखना है, तो उसे भारत के जो विदेशी देशों के साथ जो संबंध है, भारत की विदेश नीति के बारे में जो पूरी जानकारियाँ हैं वो उसके पास होनी चाहिए, तभी वह संपादकीय लिख सकता है। यानी इसके अंदर विषयानुकूल सामग्री के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? दैनंदिन हमारी जो प्रतिदिन के समाचार है उसको ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा, उस पर आत्मविश्लेषण करना होगा, चिंतन करना होगा, उसके बारे में सारी जानकारी जुटानी होगी, तभी क्या लिख सकता है वह? तभी वह संपादकीय लिख सकता है। विषय का प्रवेश व विस्तार, इसमें क्या होता है? वो जो घटना या मुद्दा या समस्या होती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। विषय का निष्कर्ष, अंतिम जो लास्ट में सारांश के रूप में लिखता है, वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि पूरे संपादकीय का उसके अंदर निष्कर्ष आ जाता है, जो पाठक के मन को झकझोरने वाला होता है, पाठक के मन में नवीन विचार को जन्म देने वाला होता है। उसके बाद देखिए शीर्षक, शीर्षक पहले नहीं लिखा जाता है, पूरा संपादकीय लिखा जाता है और फिर उसका शीर्षक ऐसा दिया जाता है। उसका शीर्षक कैसा होता है? उसका शीर्षक इस प्रकार से दिया जाता है क्योंकि शीर्षक ही सबसे पहले पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में आ गया? तो शीर्षक जिज्ञासावर्धक, आकर्षित करने वाला होना चाहिए, जो पाठक को बांध सके। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि पाठक उसे पढ़ने के लिए मजबूर हो सके। आ गया समझ में? तो ये संपादकीय लेखन के तत्व होते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वह यही समाप्त होती है। मैंने आपको कहा था क्लास के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, लेकिन हमारा जो समय है वो पूर्ण हो चला है।
कल जब हम नया पाठ प्रारंभ करेंगे उससे पहले आपको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए वो चीज़ें बताई जाएंगी, ताकि जो आप काम करें ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन ले और आपको काम भी करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। ठीक है, तो हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ कल फिर मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, आपकी समस्या का समाधान होगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।